बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डोमेन, रेंज एंड पीरियड का काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया। अब हम डोमेन, रेंज एंड पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे डाले हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो आपके नस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। ये वाले दो सवाल ओरिजिनल पास पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो डोमेन, रेंज या पीरियड से रिलेटेड इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है। जस्ट बच्चों वो कॉफिशेंट या ऐसे अंदर एंगल के साथ कुछ चेंजिंग कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, इसी स्टाइल के होंगे। तो बच्चों, ये वाला जो लेक्चर है ये बड़ा अहम है। आपने इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला आपका डोमेन, रेंज और पीरियड से रिलेटेड जरूर इस लेक्चर में से क्वेश्चन एंटी टेस्ट का जरूर इंशाल्लाह 100% सही अटेम्प्ट होगा। तो आपने मेरा लेक्चर बड़े गौर से सुनना है। बच्चों, डोमेन, रेंज या पीरियड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक जनरल ट्रिक बता रहा हूं। एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, बड़ी बेहतरीन। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ गए तो डोमेन, रेंज बड़े आराम से आपको आ जाएगी। तो आए पहले इस डिस्कशन पर आते हैं। बच्चों, कोई भी आपको फंक्शन दिया जाएगा जो इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, y इक्वल टू a इंटू सम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और आगे एंगल में भी मैंने ये जनरल फॉर्म लिख दी है, bx प्लस सी। यहां तक ये एंगल है, एंगल खत्म। आगे प्लस डी जो है ये एंगल से बाहर है। मसलन मैंने इस फॉर्म में एक क्वेश्चन ये बना दिया, एक ये फॉर्म बना दी है कि y इक्वल टू a की जगह मैंने 2 ले लिया और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह मैंने tan ले लिया। tan की जगह साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, सीकेंट भी हो सकता है, कोसीकेंट भी। मैंने तमाम तरह के जो है फंक्शन लेकर क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कराने की कोशिश की है। तो प्लीज आप ये देखें, यहाँ पे tan ले लिया मैंने, हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, फिलहाल tan ले लिया। आगे मैंने ये फॉर्म एंगल की बना ली, प्लस डी की जगह मैंने 7 ले लिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डोमेन, रेंज या पीरियड निकालने। यहां तक फिलहाल मैं डिस्कशन करूंगा। इन दो की अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करता हूं, इसकी या इसकी। फिलहाल डोमेन, रेंज एंड पीरियड मैंने अभी टेबल भी यही प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आपको बच्चों अगर डोमेन पूछेगा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन या फॉर्म देगा और डोमेन पूछेगा, तो डोमेन के लिए आपने क्या करना है, ये काम करना है आपने। डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन या गिवन फंक्शन, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन फंक्शन होगा उसकी एक्चुअल डोमेन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी क्वेश्चन के अंदर x का कोफिशिएंट होगा, जैसा कि यहाँ पे ये मैंने इन जनरल b लिया हुआ है ना, तो दैट इज डिवाइडिंग बाय b, कोफिशिएंट ऑफ x उस पर डिवाइड करना है, जो कि यहाँ पे इन जनरल क्या है, b। तो डोमेन के लिए क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन की डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन वो लिखनी है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। उस क्वेश्चन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो लिखना है। अभी मैं बच्चों आपको क्वेश्चन कराता हूं तो इस बात की आपको 100% समझ आएगी। फिर रेंज के लिए क्या करना है, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, जो भी इन्वॉल्व फंक्शन होगा उसकी रेंज मल्टीप्लाई विद ए, जो भी शुरू में लीडिंग कोफिशिएंट होगा, कह लें थोड़ी देर के लिए इसको लीडिंग कोफिशिएंट, जो शुरू में कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। रेंज ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन गिवन या इन्वॉल्व ए की बात है, जो भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व फंक्शन होगा उसकी रेंज मल्टीप्लाई विद ए। तो ये आपको क्वेश्चन की जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसकी रेंज मिल जाएगी। एंड पीरियड क्या होगा, पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन, जो भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व फंक्शन होगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b। तो आए मैं पहले क्वेश्चन एक दो कराता हूं, फिर आगे इन पर भी आते हैं। पहले क्वेश्चन एक देखें, द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन। इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है, इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है, फिर इसी की मैंने नीचे इसी का पीरियड भी पूछा। तो आए पहले हम इसकी डोमेन करते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन में यूं साथ y भी लिख दिया करता है, तो भी कोई मसला नहीं। इस तरह से दे दे क्वेश्चन, या y साथ ना लिखे तो भी कोई मसला नहीं है, यानी यूं भी दे देता है और ऐसे भी दे देता है, एक ही मतलब है।
इसकी बच्चों उसने डोमेन पूछी है, तो डोमेन का क्या तरीका है, मैं थोड़ी देर के लिए 4 को मिटा देता हूं। तो डोमेन का ये तरीका है जो उधर बताया मैंने, डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन, साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर्स का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये डोमेन है। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, इसको 3 पे डिवाइड कर दो। अब ये आंसर बनाना है बच्चों। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को आप एक समंदर समझें, तो समंदर की सतह में 3 जो ऐड कर दें, 3 बाल्टियां ऐड कर दें या 3 बाल्टियां माइनस कर लें, इन्फिनिटी में 3 ऐड करें या 3 माइनस करें, इन्फिनिटी की सतह पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इन्फिनिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करें तो भी उस नंबर पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जीरो के अलावा, ये डिस्कशन हो रही है जीरो के अलावा। जीरो पर जब हम इस तरह का काम डिस्कशन करेंगे तो वो अलग स्टोरी है। यहां भी कभी भी जीरो तो नहीं होगा ना, मैं तो जनरल नंबर बात कर रहा हूं ना, बी इधर जीरो नहीं होगा। फिलहाल हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये नीचे जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई नीचे नंबर होगा। तो जब ये नंबर जीरो के अलावा होगा तो जवाब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये जो है ये डोमेन है इस गिवन फंक्शन की। गिवन क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी, क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इधर ही मैं फिलहाल पीरियड निकाल देता हूं। पीरियड इसका, रेंज अभी बाद में करते हैं, इसी का पीरियड। तो पीरियड, चूंकि मैंने इसलिए पीरियड अभी साथ बता रहा हूं कि पीरियड के लिए भी डिवाइडेड बाई बी करते हैं और डोमेन के लिए भी डिवाइडेड बाई बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो साइन का पीरियड, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन दैट इज साइन फंक्शन है, उसका पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 3। यानी डोमेन के लिए भी हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर डिवाइड करते हैं, पीरियड के लिए भी हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर डिवाइड करते हैं, इसलिए ये मैंने पीरियड और डोमेन इकट्ठे करा दिया। अब आए रेंज, इस क्वेश्चन की रेंज। स्टूडेंट्स, जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो उसके लिए ये तरीकाकार है। क्या, रेंज ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन मल्टीप्लाई विद ए। ये ए जो है, ये जो भी कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट शुरू वाला, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन की जो रेंज है, साइन की रेंज है -1 से 1, इसको साथ 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो भी इन्वॉल्व फंक्शन होगा, साइन है तो साइन की रेंज, कॉस है तो कॉस की रेंज, टेन है तो टेन की रेंज, जो भी इन्वॉल्व फंक्शन होगा मल्टीप्लाई विद, ये डॉट या क्रॉस यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। एक तो होता है ना वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये वो डॉट या क्रॉस नहीं है। यहाँ पे जो मैं डॉट या क्रॉस डाल रहा हूँ मिटा के, जानबूझ के मैंने डॉट भी डाला क्रॉस भी डाला, तो इसका मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो 4 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। इंटरवल को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इस तरह से ये होगा -4, +4, ये इसकी रेंज है। इसकी रेंज बच्चों क्या है, -4 से +4 तक क्लोज्ड इंटरवल। क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल में मैंने अपने लेक्चर, एक मेरा इंटरवल का पहले लेक्चर है, वो आप अगर देखेंगे सुनेंगे तो उसमें आपको इंटरवल के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन मिलेगी। यहाँ फिलहाल क्लोज इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट शामिल है। तो ये इसकी डोमेन, रेंज और पीरियड मैंने बता दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन एंड रेंज ऑफ 2 tan 3x। 2 tan 3x, इसकी डोमेन भी बतानी है, इसकी रेंज भी बतानी है, फिर इसका साथ मैंने पीरियड का क्वेश्चन भी डाला। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन की जब डोमेन बतानी है तो उसका ये तरीकेकार है, डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी b, जो भी उसका कोफिशिएंट ऑफ x होगा, b यहां पे इन जनरल कोफिशिएंट ऑफ x। तो tan की डोमेन क्या है, याद करें बेटा, tan की डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स, ये वाली डोमेन,
बट x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये तो नॉर्मल डोमेन है। अब आपने साथ डोमेन को क्या करना है, कोफिशिएंट पे डिवाइड करना। 3 को जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये तो यही चीज ही रहेगी, इसके नीचे डिवीजन से कोई इस पे असर या फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर इसको डिवाइड करें तो ये बनेगी वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू, यानी x पर हमने कंडीशन रखनी है ना, तो बेसिकली यहाँ एंगल 3x है ना, तो 3x करके फिर 3 उधर डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी 2n+1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बच्चों ये जो 3 है, अब अगले स्टेप में 3 के नीचे खुद आप 1 लिख लें, तो अगले स्टेप में ये 1/3 बनेगा। तो 1/3 इससे जब मल्टीप्लाई होएगा तो ये π/6 बनेगी डोमेन, इधर साथ π/6 बन जाएगा डोमेन के साथ 2n+1 इंटू π/6। तो इसकी डोमेन ये बन गई। अब इसकी रेंज पर आए। रेंज क्या है, रेंज ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन, tan की रेंज है -∞ से +∞। जो साइन कॉस की डोमेन है वो tan की क्या है, रेंज है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। साथ इनटू मल्टीप्लाइंग विद लीडिंग कोफिशिएंट, इनटू मल्टीप्लाइंग विद लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है a, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर फिर क्या बना, -∞ से +∞। तो इसकी रेंज जो है वो ये है, जबकि इसकी डोमेन क्या है ये। अब इसका पीरियड बताएंगे हम। पीरियड के लिए बच्चों क्या करेंगे, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो tan का जो पीरियड है वो है पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3। पीरियड के लिए भी हम x के कोफिशिएंट पर डिवाइड करेंगे, और डोमेन के लिए भी हम x का जो कोफिशिएंट है उस पर डिवाइड करेंगे। पीरियड या डोमेन दोनों के लिए हम b पर डिवाइड कर रहे हैं। ओरिजिनल फंक्शन का कि डोमेन डिवाइडेड बाय b, ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड डिवाइडेड बाय b। पीरियड के लिए हम पीरियड डिवाइडेड बाय b, डोमेन के लिए हम डोमेन डिवाइडेड बाय b, ओरिजिनल डोमेन। तो ये इसका तरीकेकार है। मैं बच्चों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आपने किसी भी गिवन क्वेश्चन की डोमेन निकालनी है तो आपने क्या करना है, डोमेन के लिए डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन, उस क्वेश्चन में जो भी इन्वॉल्व फंक्शन है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो भी x का कोफिशिएंट है उस पे डिवाइड कर लेना। एंड पीरियड के लिए भी यही काम करना है। पीरियड कैसे निकालना है, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन, उस पूरे क्वेश्चन का पीरियड, गिवन क्वेश्चन का पीरियड कैसे निकालना है, पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन जो भी उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व फंक्शन है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x पीरियड के लिए भी डिवाइड होगा और डोमेन के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड होगा। हाँ, डोमेन के लिए ऊपर डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन लिखना है और पीरियड के लिए ऊपर पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन लिखना है। और रेंज के लिए ये मल्टीप्लाई होगा, जो भी शुरू में कोफिशिएंट है वो रेंज के लिए मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है। इसकी रीजन या काज पर अभी ना जाएं, फिर काज पर मुझे अलग से डिस्कशन करनी पड़ती है और लेक्चर लेंथी हो जाता है। बस आप इस तरह से याद रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस वन। मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया है, तो अब इसकी डोमेन रेंज पर आते हैं। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि c से कोसेकेंट बनता है और c से कॉट बनता है। तो कोसेकेंट एंड कॉट इन दोनों की डोमेन सेम है। c से कोसेकेंट एंड c से कॉट, यूं याद रख लें कि tan और सेकेंट की डोमेन सेम, और c से कॉट और c से कोसेकेंट, तो कॉट और कोसेकेंट की डोमेन सेम। डोमेन से मुराद x की वैल्यूज पर हम कंडीशन लगाते हैं और रेंज से मुराद हम y की वैल्यूज पर कंडीशन लगाते हैं।
एक्स की वैल्यूज पर डोमेन के लिए कंडीशन लगाते हैं। इन शॉर्ट बेसिकली हम डोमेन को एक्स ट्रीट कर रहे होते हैं या एक्स को हम डोमेन के तौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। इनपुट वेरिएबल एक्स, इसको हम एज ए डोमेन ट्रीट कर रहे होते हैं। आउटपुट वेरिएबल वाई, इसको हम एज ए रेंज ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स या वाई होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी दे सकता है, एक्स की जगह थीटा भी दे सकता है। तो डोमेन इनपुट वेरिएबल होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में एक्स होता है तो उसको हम डोमेन कह रहे होते हैं। आउटपुट वेरिएबल ज्यादातर वाई होता है तो उसको हम रेंज कह रहे होते हैं। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज करते हैं। तो कोसेकेंट की डोमेन वही है जो कॉट की डोमेन है। तो कॉट की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, पहले हम नॉर्मल डोमेन, हमेशा जो भी इन्वॉल्व फंक्शन होगा उसकी नॉर्मल जो टेबल वाली डोमेन है वो लिखा करेंगे। बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। बच्चों ये कॉट की भी डोमेन है और कोसेकेंट की भी डोमेन है। कॉट या कोसेकेंट की ये डोमेन है। अब हमने क्या करना है, साथ कोएफिशिएंट ऑफ x उस पे डिवाइड करना है डोमेन के लिए। थोड़ी देर पहले 3 कोएफिशिएंट था तो 3 पे डिवाइड किया था, इसको 3 पे डिवाइड किया था tan के लिए। लेकिन अब कोएफिशिएंट क्या है? 1/3, तो इसको भी 1/3 पे डिवाइड करना और इधर आंसर को भी 1/3 पे डिवाइड करना है। बेसिकली ये टोटल हम x ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जो भी ये चीज है हम फिर इसके लिहाज से देख रहे होते हैं कि x क्या बनेगा। तो जो भी ये चीज है उसको हम राइट साइड पर कर रहे होते हैं ट्रीट। तो इस को देखें तो यहां पे भी हम कोएफिशिएंट ऑफ x पे डिवाइड करेंगे, इधर भी हम कोएफिशिएंट ऑफ x पे डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप ये बनेगा 3n पाई। 3n पाई ये बन जाएगी डोमेन, और इधर जो है ये 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोई असर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का आंसर होगा। इसकी बजाय यूं भी आंसर हो सकता है r माइनस ये वाले सारे नंबर, यूं भी दे सकता है कि 3n पाई x इज इक्वल टू 3n पाई, फिर इक्वल लिख सकता है, यूं भी लिख सकता है। इस तरह से ये आपकी डोमेन होगी। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आंसर नीचे किस फॉर्म में, वो आप उस वक्त समझ जाएंगे, फौरन आइडिया हो जाएगा। तो ये इसकी डोमेन है। बेसिकली बच्चों हम इस पूरे एंगल पर कंडीशन लिख रहे होते हैं। पूरे एंगल पर कंडीशन मैं पिछले सवाल में भी बताने लगा था, ऐसे कंडीशन होती है। तो ये 3 फिर जाहिर है x बनाने के लिए हम 3 उधर क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो बात वही बन रही है जैसे पिछले क्वेश्चन में 3x था तो 3 पर हमने डिवाइड किया था। तो जो भी x का कोएफिशिएंट है वो उधर डिवाइड होगा। अगर 1/3 है तो 1/3 डिवाइड होगा तो वो 3 जाहिर है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये थोड़ी सी मैंने अभी रीजन बता गया कि मैं थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि आप इनकी रीजन पर ना जाएं, तो रीजन यही बन रही होती कि हमने टोटल एंगल पर कंडीशन लिखनी होती। टेबल में तो एंगल x था ना, इधर अब एंगल 2x है या 3x है, तो उसके मुताबिक हमने x पे फिर कंडीशन बना लेनी होती है। तो ये जो a b नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो ये उस एंगल के मुताबिक कंडीशन बन रही है। इसी का अब मैं पीरियड, रेंज पर जाने से पहले पीरियड बता लूं। पीरियड कोसेकेंट का पीरियड है 2 पाई डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x 1/3 है तो वो पीरियड बन जाएगा 6 पाई पीरियड बन जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन की रेंज पर आते हैं। रेंज क्या होगी? तो पहले कोसेकेंट की रेंज देख लें, रेंज ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन। कोसेकेंट की रेंज थी y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y लेस देन और इक्वल टू -2 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये रेंज है, ये इसकी रेंज है। बच्चों इस रेंज को एक और अंदाज में भी लिखा जा सकता है, y लेस देन -2 से लेस वाली वैल्यू, तो वो बनेगी -∞ से -2 शामिल
और को हम यूनियन में लेते हैं, ये मेरा इनइक्वलिटी वाला लेक्चर देख लें, और 2 से प्लस इन्फिनिटी, 2 से आगे ये वाले नंबर, 2 शामिल है, -2 और 2 दोनों शामिल है, इक्वल है 2 से प्लस इन्फिनिटी। ये भी हो सकता है जवाब, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। इसकी एक और फॉर्म भी है, वो भी मैं बताता हूं। इसकी या इसकी एक और फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बेटा बता रहा हूं। इस तरह से भी जवाब को लिख सकता है, r -2 से 2 ओपन इंटरवल। जब माइनस के बाद ये डालेंगे ना तो इधर ओपन इंटरवल डालेंगे, क्योंकि आंसर में -2 और 2 शामिल है, तो इधर माइनस के बाद फिर ये शामिल नहीं करना, तभी आंसर में ये रिजल्ट में आएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लेंगे तो फिर इसका जवाब जो है आंसर में फिर -2 और 2 नहीं आएगा, क्योंकि -2 और 2 माइनस करके आपने ये निकाल दिया इसमें से, आर से ये भी नंबर शामिल हैं, तो फिर जवाब में जो है ये नहीं आएंगे। हमें तो जवाब में आंसर में -2 और 2 को रखना है, तो माइनस के साथ फिर जब भी माइनस करते हैं तो जो चीज़ जवाब में होती है वो माइनस के बाद इधर शामिल नहीं करते। अगर ऐसे होता जवाब, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए यूं जवाब होता, तो फिर इधर हम क्लोज डालते, क्योंकि आंसर में -2 2 नहीं है, तो जवाब में भी फिर -2 और 2 नहीं डालने हैं, तो फिर क्लोज कर देने हैं। लेकिन आंसर में चूंकि ये दोनों डिजिट शामिल हैं, ये दोनों डिजिट शामिल हैं, तो फिर आपने इधर माइनस के बाद जो है ये ऐसे ओपन इंटरवल डालना है, तभी जवाब में वो आएंगे, जवाब में वो तभी शामिल होंगे, क्योंकि इधर ओपन है, माइनस में फिर वो एंड पॉइंट नहीं माइनस होंगे, जवाब में वो फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोज कर देते तो एंड पॉइंट भी सब्ट्रैक्ट हो जाने थे, तो जो आंसर में फिर वो नहीं आने थे, वो खत्म हो जाने हैं। दैट्स वाई जब ऐसा सीन हो और माइनस लिखना हो तो फिर इधर ओपन इंटरवल डालना है। ये बात याद रख लो, जब भी आंसर में कोई नंबर इन्वॉल्व है, शामिल है, तो माइनस के वक्त जब आपने इस फॉर्म में लिखना है तो माइनस के बाद फिर आपने ओपन डालना है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर शामिल ना होते तो फिर माइनस के बाद आपने क्लोज करना है, क्योंकि वो फिर उसमें से नहीं आना। माइनस के बाद जो भी चीज होती है वो फिर आपकी इलिमिनेट हो रही होती है, तो चूंकि आंसर में शामिल रखना है तो इधर आपने ओपन रखना है, तभी वो फिर इन्वॉल्व होगी। बच्चों यही रेंज में जो है आपको थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूं। बेसिकली हमें ये वाला पोर्शन ढूंढना है या लिखना है, इसको इस फॉर्म में देखना है। तो ये जरा गौर करें, रियल लाइन पे ये क्या है, वो सारे नंबर जो -2 से लेस हैं या वो सारे नंबर जो +2 से ग्रेटर हैं, इनका यूनियन, ये वाली रेंज बन रही है। अब इसको इस अंदाज में लिखने का क्या तरीकाकार है बच्चों? अभी मैंने बोला कि ये वाले नंबर जो आंसर में अगर शामिल हैं, तो दो सेटों की जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अब बेसिकली हमें आंसर में ये वैल्यू कंटेन्ड चाहिए, यानी हमारा जो रिजल्ट है उसमें, रिजल्ट में ये वैल्यू आनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इधर हम इसलिए ओपन इंटरवल रखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर लें तो दो सेटों की जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और अगर हमने यूं कर दिया तो आंसर में ये फिर एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे। हमें तो आंसर में एंड पॉइंट्स भी चाहिए, क्योंकि ये देखो रिजल्ट में एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, ओपन इंटरवल डालते हैं। अब इस चीज को देखें तो ये इससे मैच कर रही है, सारे रियल नंबर, लेकिन उनमें से इस रीजन को निकाल दें। सारे रियल नंबर ये हैं -∞ से +∞, लेकिन उसमें से इस रीजन को निकाल दें। अब ये पोर्शन क्या है, -2 से 2, ये रीजन हमने नहीं लेना, ये वाला रीजन हमने माइनस कर देना है। तो बाकी फिर कौन सा रीजन बचा, बाकी बच्चों यही रीजन बचा, ये वाला। और आंसर में चूंकि हमें रिजल्ट में -2 और 2 चाहिए, तो वो फिर यहाँ पे आ गए, ऑटोमेटिकली आ गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज्ड होता तो फिर रिजल्ट में ये एंड पॉइंट ना आते, आंसर में एंड पॉइंट्स ना आते। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं और इस पॉइंट को जरा डिटेल में बता लूं, अब आप यकीनन पिक कर गए होंगे। बच्चों ये वाले दो क्वेश्चन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं, नस्ट के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन।
पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों याद रख लें, पीरियड पर असर या फर्क सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ पड़ता है। डोमेन के साथ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का असर या फर्क पड़ता है और पीरियड के साथ भी। एंड जो शुरू वाला कोफिशिएंट है वो रेंज के साथ असर या फर्क डालता है। तो पीरियड इसका क्या है? पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन दैट इज पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, तो इसका पीरियड होगा पाई। इसका पीरियड देखें क्या है? पीरियड ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस वक्त एक्स का कोफिशिएंट भला क्या है? 1/2, तो वो नीचे डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल इसका जवाब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 पाई पीरियड है। इसकी और इसकी डोमेन या रेंज भला क्या होगी सोचें, मैं आपको कराता हूं। अब इसकी डोमेन क्या होगी किसी भी क्वेश्चन की डोमेन? अब डोमेन के लिए क्या है? डोमेन ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ये तो tan की डोमेन है। साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो यहां पे 1 है, तो अब आंसर इधर यानी 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो भी इधर x का कोफिशिएंट होगा वो सामने इधर रिजल्ट के सामने x के जो सामने चीज है ना इसको डिवाइड करना। तो इधर भी 1 पे डिवाइड करें, इधर भी, तो यही डोमेन रहेगी। इसकी डोमेन देखें क्या है? साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब भी -∞ से +∞ आंसर में आ रहा हो तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उस वो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो उस पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी डोमेन जो है वो यही रहेगी। tan की रेंज वही है जो साइन कॉस की डोमेन है। तो tan की रेंज होगी ऑल रियल नंबर मल्टीप्लाई विद कोफिशिएंट, शुरू वाला जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई विद 1, तो वो यही रेंज। इसकी रेंज साइन की रेंज है -1 से 1 मल्टीप्लाई विद लीडिंग कोफिशिएंट 1/2a। लीडिंग कोफिशिएंट मीन a मल्टीप्लाई हो रहा है। रेंज के लिए यहां जो भी ये a होगा ये मल्टीप्लाई कर देना, तो ये रेंज बन रही है -1/2, 1/2। बच्चों ये मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है। कभी कभी यूं भी दे देता है और यूं भी दे देता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/5, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/5, तो ये आपने खुद करना है। इस पर मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अब बच्चों जो है मैं आपको इन पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये चीजें। तो अब ये चीज जो है मैं रखता हूं, बाकी यहां से मैं मिटा देता हूं और इन पर आकर मजीद आगे हम डिस्कशन करते हैं। बच्चों जो मैं अब कंसेप्ट दे रहा हूं ये थोड़ा हायर लेवल की बातें हैं। ये आपके एंटी टेस्ट में तो कम ही आती हैं, लेकिन ये आपको इंजीनियरिंग में बड़ी काम आएंगी। खासकर वो स्टूडेंट्स जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा। जरा गौर से सुनना। मैं मजीद बच्चों अब ABCD के बारे में बताना चाहता हूं कि A की, B की, C की और D की वैल्यूज अगर हम चेंज करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ और जो नया फंक्शन बनेगा ABCD को चेंज करने से नए फंक्शन के ग्राफ पर क्या असर पड़ेगा। यानी ABCD दरअसल फंक्शन, इनकी वैल्यूज चेंज करने पर फंक्शन के ग्राफ पर क्या असर पड़ता है। आए ये चीज डिस्कस करते हैं। फर्ज कर लो ये फिर मैंने कुछ जनरल फॉर्म लिखी है। इधर तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, इधर जस्ट मैंने f लिखा। f से मुराद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। अंदर एंगल में bx + c होगा, साथ ये d जो है +d, ये एंगल से बाहर है। ये बच्चों ABCD कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो a क्या चीज है? अगर बच्चों कोई फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड से मुराद जिसकी रेंज रियल नंबर आएगी, सिर्फ साइन एंड कोसाइन बाउंडेड है। इसकी रेंज है -1 से +1 इंटरवल, क्लोज इंटरवल। बाकी तमाम फंक्शन अनबाउंडेड हैं, उनकी रेंज में -∞ और +∞ तक जा रही है उनकी रेंज।
तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये तो रियल नंबर नहीं है। तो अगर फंक्शन बाउंडेड है, यानी बात सिर्फ साइन को साइन की हो रही है, तो उस वक्त ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मसलन कोई क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं, कोई बंदा आपको कहता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड है 2। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2। अगर कोई बंदा कहे इस वक्त एम्पलीट्यूड क्या है, अब भी एम्पलीट्यूड 2 है। एम्पलीट्यूड बेसिकली ग्राफ का स्पैन है, वर्टिकल स्पैन, मीन पोजीशन से वर्टिकल स्पैन, उसी मीन पोजीशन से नीचे लोअर वैल्यू का स्पैन, उन दोनों का लेंथ वाइज, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। मसलन कोई ग्राफ ऊपर 1 तक जाता है, मीन वैल्यू से ऊपर 1 तक जाता है, और फिर उसी मीन वैल्यू से नीचे -1 तक जाता है, तो लेंथ वाइज अब ऊपर वाली वैल्यू को 1 और नीचे वाली वैल्यू को भी हम 1 कहेंगे। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो उसका आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। अगर कोई ग्राफ ऊपर 2 तक जाता है और नीचे -2 तक जाता है मीन वैल्यू से, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा 2, ऊपर वाला मीन वैल्यू से ऊपर वाला स्पैन 2, मीन वैल्यू से नीचे वाला भी स्पैन 2, -2 तक है, लेकिन लेंथ वाइज हम 2 लेंगे, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ लोग इसको यूं भी लिखते हैं 2 - -2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली वो माइनस इंटू माइनस लेंथ को प्लस करने के लिए, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 + 2 लिख दिया, तो वो डिवाइडेड बाई 2, इस वो एवरेज दोनों का स्पैन का निकालने के लिए। तो ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो इन शॉर्ट आप एम्पलीट्यूड ये ए मॉड याद रख लें, चाहे ए नेगेटिव है चाहे ए पॉजिटिव है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ए मॉड। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ है ए इज एम्पलीट्यूड इज फंक्शन इज बाउंडेड, लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो इन जनरल ए क्या चीज है, ए के बारे में ये बात मैंने लिखी। बच्चों जरा गौर से समझना है, ए जनरली क्या चीज है। ए इज वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेशन, किसी ग्राफ का वर्टिकली स्ट्रेच होना या वर्टिकली कंप्रेस होना। स्ट्रेच ये कंप्रेशन है, ये स्ट्रेचिंग है। ग्राफ का वर्टिकली स्ट्रेच होना या वर्टिकली कंप्रेस, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेशन है। ये कंप्रेशन हो रही है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन बी है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ए को चेंज करने से फर्क पड़ता है। आए यही बात मैं बता रहा हूं। ए क्या है, ए इज वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेशन एज अकॉर्डिंग एज ओरिजिनल फंक्शन। मतलब वेट करें, ग्राफ के अंदर ग्राफ कंप्रेसेस इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। अगर हम a को 1 से छोटी वैल्यू रखें तो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ, जैसे फर्ज करो ओरिजिनल फंक्शन sin x है, तो sin x का ग्राफ इस कंडीशन के लिहाज से वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और अगर a को हम ग्रेटर देन 1 वैल्यू रखें तो ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ जो है इस कंडीशन के लिहाज से क्या हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। मैं समझाता हूं, ये जो लिखा हुआ ग्राफ कंप्रेसेस एज ओरिजिनल ग्राफ इफ दिस कंडीशन एंड ग्राफ स्ट्रेचेस एज ओरिजिनल ग्राफ इफ दिस कंडीशन। वो स्पेस कम थी तो मैंने ओरिजिनल ग्राफ लफ्ज नहीं लिखा। अब और जब A1 होता है तो आप एग्जैक्टली फंक्शन का ओरिजिनल ग्राफ मिलता है। फर्ज कर लो ये मैंने चीज लिखी है, मैंने पहले A को 1 लिए, जब बच्चों A1 होगा तो आपको ओरिजिनल ग्राफ, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। ओरिजिनल फंक्शन यहां पे साइन है, साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई के अंदर, ये ब्लैक कलर का ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई के अंदर ये साइन का ग्राफ है, 0 से 2 पाई के अंदर ये वाला ब्लैक कलर का ग्राफ। अब फर्ज कर लो मैंने a को 2 वैल्यू दे दी है, तो इसी 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 के अंदर ग्राफ जो है वो वर्टिकली क्या है, वर्टिकली स्ट्रेच हो गया है। अब ग्राफ कहां तक जाएगा, ऊपर 2 तक और नीचे -2 तक गया है, इसी 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर। अब फर्ज कर लो मैं 3 रखता हूं, 3 तक, इधर a की जगह 3 वैल्यू रखता हूं, तो ग्राफ ऊपर वर्टिकली 3 तक जाएगा इस तरह से।
0 से 2 पाई के अंदर। तो जैसे जैसे आप ए को बढ़ाते जाओगे, 1 से ज्यादा रखते जाओगे, तो ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ए को 1 से कम रखोगे तो ये ग्राफ जो है ये वाला, ये वर्टिकली कंप्रेस होता जाएगा। मसलन अब मैं फर्ज कर लो ऐसे वैल्यू रखता हूं y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होगा? अब मैं ग्रीन कलर वाला जो ग्राफ है 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर इसका बनाने लगा हूं। तो बच्चों फर्ज करो यहां तक ये 1/2 वैल्यू और ये -1/2 वैल्यू है, तो ये ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो ये है। तो वर्टिकली जो है अब क्या है, ग्राफ कंप्रेस हो गया है। तो जब आप ए को 1 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो एज कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, और जब आप ए को 1 से कम वैल्यू रखोगे तो एज कंपेयर टू ओरिजिनल ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। ये कंप्रेस हो गया और ये क्या है? रेड कलर वाला ग्राफ ये स्ट्रेच हो गया। तो इन शॉर्ट आपको यूं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ए लेस देन 1 होगा तो ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा? तो ग्राफ कंप्रेस होगा, और अगर ए ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ पर क्या असर पड़ेगा? तो ग्राफ जो है वो क्या होगा? स्ट्रेच होगा। अगर ए लेस देन 1 और 0 से बड़ा तो ग्राफ कंप्रेस होगा, और अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ पर क्या असर पड़ेगा? ग्राफ स्ट्रेच करेगा। ये तो डिस्कशन है अबाउट ए। अब आप आए बी पर, डिस्कशन अब हम करते हैं। बी दरअसल क्या है? बी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेशन। किसी ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग या हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिंग, किसी ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना या हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना, वो बी की वैल्यू के लिहाज से असर या फर्क पड़ेगा। और वर्टिकली स्ट्रेच करना या वर्टिकली कंप्रेस करना, वो ए की वैल्यू से असर या फर्क पड़ेगा। ए की वैल्यूज चेंज करने से ये रिलेशन बनेगा, ये सीन क्रिएट होगा, और बी की वैल्यू को चेंज करने से इस तरह से ग्राफ में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन होगी। तो आए बी पर, डिस्कशन अब हम कर रहे हैं। बी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेशन। इन फैक्ट बी, दूसरे अंदाज में बी का ये भी मतलब है, बी इंडिकेट्स, ये लफ्ज ज्यादा अहम है, ये बात ज्यादा और मतलब वाली है, गौर तलब है, ये बात ज्यादा यूजफुल है, इसको जरा समझिएगा। ये भी बी का ही मतलब या मकसद है, ये भी बी का दूसरा मतलब या मकसद है। क्या है? In fact, B indicates the number of periods or cycle that a function completes in the interval 2 pi. 2 pi लेंथ के अंदर B जितना कम या ज्यादा होता जाएगा, उस फंक्शन के उतने साइकिल कम या ज्यादा होते जाएंगे। B दरअसल साइकिल्स यानी नंबर ऑफ पीरियड पर असर करता है। बी डोमेन पे भी असर कर रहा था, बी दरअसल एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी डोमेन पे भी असर डाल रहा था, लेकिन असल में अब डोमेन की बजाय ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो बी जो है वो पीरियड 0 से 2 पाई के अंदर कितने पीरियड्स बनते हैं, कितने साइकिल्स बनते हैं, बी दरअसल हमें ये बता रहा होता है। क्या मतलब? ये बात यहां पे देखें, फिर मैं इस पर आऊंगा, ये क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन एक्स, इस बात का यहां से मतलब क्लियर होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब यहां पे देखें तो इसको अगर बी एक्स समझे तो b यहां पे 1 है, साइन ऑफ बी एक्स, तो b यहां पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, b यहां पे 1 है। अब b 1 है तो b तो हमें इंडिकेट्स करता है साइकिल या पीरियड इन इंटरवल 2 पाई, तो b 1 है तो इसका मतलब होगा देयर इज ओनली 1 साइकिल और 1 पीरियड इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। 2 पाई के अंदर एक पीरियड है। क्या मतलब? ये ब्लैक देखें,
ब्लैक ग्राफ देखें, 0 से 2 पाई तक ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस लिहाज से देखें, 0 से 2 पाई तक ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब अगर b को मैं 2 वैल्यू दे दूं, यानी b यहां पे साइन 2x बन गया, तो b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है। b यहां पे 2 है, तो फिर क्या होगा? देयर आर 2 पीरियड्स और 2 साइकिल इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। आगे जगह कम थी, बस मैंने बोल दिया, पढ़ दिया। b जब 2 होगा तो इट मीन 0 से 2 पाई के अंदर 2 साइकिल होंगे, यानी इस वक्त पीरियड जो है वो क्या होंगे? 2 पीरियड कवर होंगे। 0 से पाई तक एक पीरियड और फिर पाई से 2 पाई तक ये दूसरा पीरियड। तो 0 से 2 पाई तक टोटल कितने पीरियड्स हैं? 2 पीरियड्स हैं। बच्चों, साइन 2x का अगर मैं पीरियड निकालूंगा तो इसका पीरियड बनता है 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो पीरियड पाई, इट मीन पाई तक एक पीरियड बना, पाई तक एक पीरियड बना। तो 2 पाई तक कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। सिमिलरली अगर यहां पे 3x है तो 0 से 2 पाई तक कितने पीरियड बनेंगे? 3 पीरियड बनेंगे। b क्या है? बेसिकली जितना कोफिशिएंट है 0 से 2 पाई तक उतने पीरियड बन रहे हैं, और एक पीरियड फिर क्या बनेगा? उसका उतना डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई b। तो वो उसका एक पीरियड निकल आता है कि इतने नंबर तक एक पीरियड बनता है। तो पाई तक एक पीरियड, अगर ये 2 है तो पाई तक एक पीरियड, और 2 पाई तक कितने बन रहे हैं? 2 पीरियड। तो b को चेंज करने से ग्राफ का हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग आती है। तो b जो है ये ग्राफ पर क्या असर या फर्क डालता है, ये है। अब हम c और d के लिहाज से देखते हैं कि c क्या है, ग्राफ पर असर डाल रहा है, पड़ रहा है, c के साथ ग्राफ पर क्या असर पड़ रहा है, और d के साथ ग्राफ पर क्या असर या फर्क पड़ रहा है। अब स्टूडेंट्स, मैं c और d पर डिस्कशन करता हूं। c और d पर डिस्कशन से पहले मैं बताता जाऊं कि a और b जो हैं ये बच्चों डोमेन और रेंज पर असरअंदाज करते हैं। a जो है वो रेंज पर असरअंदाज होता है, जबकि b जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, वो डोमेन को भी असर करता है और पीरियड को भी असर करता है। a और b जो हैं, ये a जो है ये रेंज को डिस्टर्ब करता है, यानी ओरिजिनल फंक्शन की रेंज को हम a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नया जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज मिल जाती है। और ये जो b है ये ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन या ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड पर असरअंदाज करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। यानी जो भी b की वैल्यू होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है उसको हम b पर डिवाइड करते हैं, तो न्यू जो गिवन क्वेश्चन है उसकी डोमेन मिलती है। और जब हम ओरिजिनल फंक्शन के पीरियड को b पर डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू क्वेश्चन या न्यू प्रॉब्लम का जो है वो पीरियड मिलता है। a और b जो हैं ये डोमेन और रेंज और पीरियड पर असरअंदाज होते हैं, जबकि c और d का क्या रोल है। अब थोड़ी देर के लिए मैं a और b को हटा देता हूं। मैं ऐसे कहता हूं कि फंक्शन इस वक्त सिर्फ c पर डिस्कशन करना चाहता हूं। तो बच्चों, c जो है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, इसको फेज शिफ्ट भी कहते हैं। c जो है ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से क्या मुराद है, आए ये मैं आपको बताता हूं। फर्ज करो ये मैंने फंक्शन लिया साइन एक्स, इसका बेटा ग्राफ ये है, जनरली ये इसका ग्राफ है। ज्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूं, इन शॉर्ट मैंने इन जनरल ये लिख लिया, ये ग्राफ है। अब जब हम इधर साथ यूं लिख देते हैं तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि अब ये ग्राफ 30 डिग्री पर शिफ्ट हो गया, यानी इसका स्टार्टिंग 0 था और इसका स्टार्टिंग 30 है। यानी अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू जब 30 डिग्री पुट करूंगा यहां पे, तो ये ओवरऑल एंगल क्या बन जाएगा? 0। यहां पे एंगल 0 तब बनेगा जब x को 0 पुट करूंगा। इट मीन ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ जो है ये 30 डिग्री से स्टार्ट होगा, यानी 30 डिग्री पर शिफ्ट कर गया। बच्चों, जो भी एंगल होता है आपने फेज शिफ्ट के वक्त जहां जो भी ये एंगल है इसको 0 पुट कर लें
तो आपको फेज शिफ्ट मिल जाएगी वैल्यू। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फेज शिफ्ट यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालनी हो तो आपने इन शॉर्ट क्या करना है, एंगल को 0 पुट कर लो, वहां से आपको फेज शिफ्ट मिल जाएगी। कोई बंदा आपसे पूछता है कि इस ग्राफ की फेज शिफ्ट क्या है या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है, तो फौरन आप एंगल को 0 पुट करके फेज शिफ्ट बता सकते हो। ये भी यही चीज है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फेज शिफ्ट। बेसिकली इस एंगल को, ये पूरी चीज को 0 पुट करें, बी एक्स प्लस सी को 0 पुट करें तो आपको जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो फेज शिफ्ट है। यहां से x की वैल्यू क्या बन रही है, c उधर चला जाएगा और b डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मिली है -c/b, ये फेज शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ये ऐसे मिलती है। कभी भी आपसे पूछे कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देकर आपको कहे कि व्हाट इज द फेज शिफ्ट, जैसे मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछता है कि इसमें फेज शिफ्ट कितना है, कितनी वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, एंगल को 0 पुट करके वहां से फेज शिफ्ट निकाल लो। फेज शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एक ही बात है। फेज शिफ्ट पूछे या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पूछे तो आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टोटल गिवन क्वेश्चन में एंगल है उस एंगल को 0 पुट कर लें, वहां से जो एक्स की वैल्यू मिल रही होती है वो फेज शिफ्ट है। यानी ग्राफ बेसिकली हॉरिजॉन्टली उस एक्स की वैल्यू पर शिफ्ट हो जाता है। ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ जो है वो उस एक्स की वैल्यू तक, उस एक्स की वैल्यू पे जाकर शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये मैंने अभी बताया। मैं यूं भी समझा देता हूं, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, y = x, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास होगी, और x के साथ जब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वहां से आपको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मिलेगी। जब बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रही हो x के साथ कोई चीज तो शिफ्टिंग अपोजिट वैल्यू यानी +1 पे शिफ्ट होगी। बेसिकली हम y को 0 पुट करके ये फेज शिफ्ट, यहाँ एंगल को 0 पुट करते हैं और इधर हम y को 0 पुट करके ये फेज शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को 0 पुट करते हैं और जब आपने सिंपल जो फंक्शन है उसमें y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं। फेज शिफ्ट का मतलब है x इंटरसेप्ट, तो यहां y को 0 पुट करो, आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, +1। इट मीन ये ग्राफ जो है ये +1, x की वैल्यू +1 पे शिफ्ट हो गया है। ये x की वैल्यू 1 मिली तो +1, ये ओरिजिन O पर था, y = x का ग्राफ ओरिजिन पर था और इसका ग्राफ क्या होगा, 1 पर शिफ्ट हो गया, यानी 1 पर, ये x इंटरसेप्ट 1 है तो यहां शिफ्ट हो गया। फर्ज कर लो अगर बच्चों यूं होता तो फिर ये -1 पे इधर शिफ्ट हो जाना था, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि हम y को अगर 0 पुट करें तो x + 1, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, -1। तो जो x के साथ साइन है शिफ्टिंग उसके अपोजिट होएगी। जैसे इधर भी देख लो माइनस है तो 30 +30 पे शिफ्ट हो गया, और इधर x के साथ +1 है तो -1 पे शिफ्ट होगा, अगर x के साथ -1 है तो +1 पे शिफ्ट होगा। बच्चों यूं भी ग्राफ पूछ सकता है ना कि इस ग्राफ, यूं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस ग्राफ की शिफ्टिंग जो है वो किस x की वैल्यू पर है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किस x की वैल्यू पर है, तो आप x इंटरसेप्ट निकालोगे, y को क्या पुट करोगे, 0, तो आप कहोगे ओरिजिनली ये ग्राफ जो है यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट हो गया, एट x = 1 पे। सिमिलरली इसको देख लें, फर्ज करो ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ बेटा ये होता है, ये बेसिकली एक पैराबोला शेप है। पैराबोला सेकेंड ईयर का टॉपिक है, कोनिक सेक्शन, उस पे मेरा इंशाल्लाह आएगा वक्त तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छी डिस्कशन दूंगा, करूंगा लेक्चर, बहुत सुपर होगा मेरा। तो फिलहाल ये मैं कह रहा हूँ कि ये पैराबोला है, इसकी ये शेप है। अब मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, पहले हम फेज शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करते हैं, तो x के साथ फर्ज कर लो मैंने ये चीज कर दी। जब भी कोई x के साथ कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो उसकी फेज शिफ्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए y को 0 पुट कर दो। जब आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, 1। इट मीन ये ग्राफ जो है x² का ग्राफ ये कहां पे शिफ्ट हो गया, एट x = 1 पे, तो ये 1 पे मैंने शिफ्ट कर दी। ये ग्राफ ओरिजिन पर था, यहाँ x के साथ समझो 0 है, ऐसे समझो।
तो इसमें स्टैंडर्ड पॉइंट ओरिजिन 0 है, वर्टेक्स 0 है, यहां पे वर्टेक्स 1 पे शिफ्ट हो गया। ये बेसिकली वाई एक्सिस है ये। अब अगर ऐसे हो तो फिर कहां पे शिफ्टिंग होगी, फिर -1 पे होगी। बच्चों अभी मैंने बताया कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या ये फेज शिफ्ट मांगेगा तो एंगल को 0 पुट किया करते हैं, लेकिन सिंपल जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें जब आपको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मांगेगा तो y को 0 पुट करते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फेज शिफ्ट एक ही बात है, और उधर हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इंटरसेप्ट निकालते हैं। जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y को क्या पुट करते हैं, 0। तो ये आपका शिफ्टिंग होगी। अब आप आओगे d पर। बच्चों ये जो d है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट से मुराद वाई एक्सिस पे, ग्राफ की वाई एक्सिस पे शिफ्टिंग हो जाए। आप ऐसे समझो वाई के साथ शिफ्टिंग, ये फर्ज कर लो वैल्यू है, इसके साथ मैं -1 को दूसरे लफ्जों में उधर ले जाता हूं, तो x के बाहर जब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी तो दरअसल वो y में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसमें या इसमें एक ही बात है। तो ये वर्टिकल शिफ्ट है, यानी इस फंक्शन का ग्राफ जो है, इस फंक्शन का स्टैंडर्ड जो ये ग्राफ है, ये एट y = 1 पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली यहां हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे होते हैं, तो d जो है वो वर्टिकल शिफ्ट है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 पुट करोगे तो y की क्या वैल्यू मिलेगी, 1। यहां x को 0 पुट कर लो या यहां एक ही बात है, y की वैल्यू 1 मिलेगी। इट मीन ये ग्राफ जो है y = 1 पर शिफ्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड ये ग्राफ था, लेकिन वर्टिकल शिफ्ट हो गई है एट y = 1, तो 1 पर शिफ्टिंग हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शिफ्टिंग हो, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हो, वर्टिकल शिफ्ट भी हो, तो फिर फर्ज कर लो वो यूं होगा ग्राफ ऐसे। तो ये जो है इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो ये फिर ग्राफ जो है ये ट्रांसलेशन एट 1 तो ये ग्राफ फिर यूं होगा। इस पे भी मेरे पास बड़ी अच्छी डिस्कशन है। ये इंशाल्लाह ग्राफ्स की रोटेशन और ट्रांसलेशन, ये बकायदा सेकेंड ईयर में टॉपिक है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी एट ए टाइम दोनों शिफ्टिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी और वर्टिकल शिफ्ट भी। तो वो फिर उसके लिहाज से भी अलग से डिस्कशन है। तो आए अब इन क्वेश्चंस पर पूछ सकता है कि क्या क्या हो रहा है या क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये ओरिजिनल साइन एक्स का फंक्शन है, ये ग्राफ हो गया साइन का। ये जो शुरू वाला कोफिशिएंट है ए, ये ए कह लें या यहां पे ये ए है, मैंने ए और डी मिटाया था, अब मैंने लिख दिया ए और डी। तो ए जो है ये क्या है, अगर साइन कॉस हो, सिर्फ साइन कॉस बाउंडेड फंक्शन, तो ए एम्पलीट्यूड है। बट इन जनरल ए क्या है, ए हमारे पास वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेशन है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेशन क्या होता है। अब यहां पे ये बी जो है वो मैंने 3 कर दिया है। तो अभी मैंने कहा कि बी जो है ये इसका क्या रोल है। बी हमारे पास बच्चों, ये मैंने सारी डिस्कशन बी पर की है। अब ए और बी दोनों मैंने ऐड कर लिए, इट मीन यहाँ पे ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब साथ मैंने सी भी ऐड कर दिया, फिर मैंने साथ डी भी ऐड कर दिया। तो ये सारी इस लिहाज से आपको मैं डिस्कशन बता चुका हूँ। फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है, मैंने 1-2 चीज़ें और भी आपको इसके साथ शेयर करनी है, तो आए अब मैं वो शेयर करता हूँ। फाइनली बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपने ज़रूर याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। पीरियड ऑफ एनी फंक्शन एफ लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक ही बात है। किसी भी फंक्शन का पीरियड और उसके रेसिप्रोकल का पीरियड सेम होता है। यानी आपको बाज़ औक़ात यूं कह लेता है कि इसका पीरियड क्या है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप सिर्फ साइन 2x का पीरियड निकाल लें तो 1/sin 2x का भी पीरियड वो ही होगा। सिमिलरली फंक्शन का और उसके अंडर रूट का पीरियड क्या होगा, तो भी वही होगा सेम। जो f का पीरियड है वही अंडर रूट का पीरियड होगा। फर्ज करो आपको कहता है कि जी इसका पीरियड क्या होगा, तो जो साइन x का पीरियड है वही साइन अंडर रूट x का भी पीरियड होगा। और यूं कह दे तो जो साइन 2x का पीरियड है
वही साइन 2x के अंडर रूट का भी पीरियड सेम होगा। तो फंक्शन का और उसके अंडर रूट का पीरियड सेम, फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का पीरियड सेम होगा। पीरियड ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उनके हम मॉड ले लें तो उन सब का पीरियड पाई है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। मॉड नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि चलो इनका तो पीरियड 2 पाई था मॉड के साथ बगैर, और मॉड लिया जाए तो फिर पीरियड आधा रह जाएगा, तो इन दो पर फिर पाई/2 नहीं होगा। नहीं, इन दो का भी पीरियड पाई होगा। बेसिकली tan x का मॉड जब हम लेते हैं तो पाई के बाद वो अपना पीरियोडिक बिहेवियर रिपीट करता है। तो मॉड के साथ 6 के 6 फंक्शंस का पीरियड क्या होगा, पाई। अब बच्चों फर्ज कर लो इन सब फंक्शंस पे पावर्स हैं। अगर ये पावर ऑड है यानी 1, 3, 5 वगैरह हैं तो फिर इनका पीरियड 2 पाई होगा। और अगर ये पावर्स इवन है, मसलन 2 है, 4 है, 6 है, तो फिर पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जब पावर्स हो n की जगह कोई भी वैल्यूज हो तो फिर उसमें ये रूल याद रखना है। बच्चों दो फंक्शन एट ए टाइम ऐड हो रहे हो, उनका फिर पीरियड कैसे लेंगे, तो इसके लिए बच्चों एक अलग से रूल है। ये मैं अगर रूल यहां बताऊंगा तो उस पे फिर बहुत टाइम लगेगा। आप प्लीज मेरा अगर ये क्वेश्चन देखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज 9.1 का मेरा लेक्चर है नेशनल बुक फाउंडेशन का। इसी मेरे चैनल के अंदर आप जाकर ढूंढेंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका पार्ट 3 और 6 उसके अंदर। तो आप प्लीज मेरा वो वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये अलग से उसका एक रूल है, वो मैंने काफी डिटेल में उधर किए हुए। तो प्लीज आप वो लेक्चर जाकर ढूंढें और वो देखें, तो वहां से ये आपको रूल मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बल्कि हो सके तो ये पूरा क्वेश्चन कर लें। और प्लीज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जरूर पार्ट आता है, तो उसके लिए आपने ये मैंने लेक्चर दिया हुआ क्वेश्चन 1 और 2 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 और 2 वो प्लीज देख लें। फिलहाल मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख तो दिया, लेकिन डिटेल में प्लीज, क्योंकि ये फिर अगर मैं इधर चीज कराऊंगा तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो प्लीज ये 3 क्वेश्चन देख लें, एक ये 2 ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स हो सके तो देख लें। इससे जरूर आपका एमसीक्यू बन जाएगा, आता है, और आप इंशाल्लाह 100% टिक कर लेंगे, करेक्ट होगा। लास्ट में ये वाला आया हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ऐसे ए और बी की जगह कोई वैल्यूज दे देता है और साइन कॉस इकट्ठे दे देता है। इधर तो या सिर्फ साइन है या सिर्फ कॉस है, लेकिन यहाँ साइन और कॉस इकट्ठे दे रहा है। एट ए टाइम साइन और कॉस दोनों हो, मसलन यूं हो सवाल 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स, इधर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो फिर हम खुद माइनस को प्लस कर लेंगे। मैं बताता हूं, ऐसे अगर माइनस आ जाए तो बेसिकली ये बी के साथ नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस करके बी को नेगेटिव कर लेंगे। तो इनकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मांगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, एंगल सेम हो। यहाँ एंगल मैंने एक्स लिख दिया है तो भी कोई मसला नहीं। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस तरह के क्वेश्चंस की क्या निकालनी है, आप ये जो ए बी हैं इनको ऐड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ले लें। यही अंडर रूट के साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और बाहर अगर इसी अंडर रूट के साथ बाहर नेगेटिव डालें तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और बाहर शुरू में नेगेटिव डालें तो ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। यानी ये फंक्शन जो है ये टोटली बाउंडेड फंक्शन है इन दो वैल्यूज के अंदर। ये इसकी रेंज है, यानी ये रेंज में ये इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इसकी ये रेंज है, क्लोज इंटरवल। तो रेंज में लोएस्ट वैल्यू ये है और हाईएस्ट वैल्यू ये है। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या तरीका है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये जरूर कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये ओवरऑल मैंने हर एंगल से आपको ये चैप्टर कवर करवा दिया है। कभी कभी बच्चों ग्राफ से रिलेटेड भी आ जाता है कि विच वन इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा या कोसाइन थीटा, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, या उसकी शिफ्टेड फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वो मैंने सारी डिटेल में A to Z चीजें करा दी हैं। इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो आप बड़े आराम से कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर मेरे और रह गए हैं। फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कम्बिनेशन उन पर आऊँगा। फर्स्ट ईयर का कोर्स कवर करवा के फिर मैं इंशाल्लाह सेकेंड ईयर की बुक भी कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बुक 2 यानी सेकेंड ईयर की बुक का कोर्स शुरू कर दें, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से फर्स्ट ईयर का कोर्स पहले कवर करा के फिर सेकेंड ईयर की बुक पर आऊँगा।